क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का चैप्टर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इस पे क्लास हो चुकी है यूट्यूब पे, अगर ना देखी हो तो देख लीजिएगा, और लाइक शेयर करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ द स्टूडेंट्स कम्युनिकेटेड टू द पेरेंट्स वुड बी, यानी कि प्रोग्रेस कार्ड यानी रिजल्ट कैसा बनना चाहिए एनईपी के अनुसार, तो 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, यानी होलिस्टिक असेसमेंट, बच्चे को हम हर एक पक्ष में जांच पाएं, सर्वांगीण रूप में उसको समझ पाएं, उसकी प्रोग्रेस को। तो बेस्ड ऑन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, नॉर्म रेफरेंस होता है कि एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनेगा, परसेंटेज के हिसाब से सबको ऊपर नीचे से आंका जाएगा, वो खराब बात है। क्राइटेरिया पे बनी कि 33% ले आओ। आर रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू क्लासमेट्स, कंपैरिजन भी आपस में नहीं। आर रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए उसकी प्रगति और उसमें क्या विशिष्टता है। हर बच्चे में कोई ना कोई अच्छा पोटेंशियल होगा छिपा हुआ, तो उसको उस तरफ हम कैसे लेके जाएं, वो म्यूजिक में अच्छा है कि आर्ट में अच्छा है कि किस एक क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, उसकी यूनिकनेस को देखना है ना। हमें ये नहीं देखना कि आप बेस्ट हो, आप दूसरों से बेस्ट हो, आप यूनिक हो, तो आपके अंदर की जो यूनिकनेस है उसको बाहर निकाल के ला पाना अच्छी बात या जीवन का एक बेहतर तरीका हो सकता है जीने का। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, टू एंश्योर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों वाले छात्रों की अगर हम बात करें तो अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्ताव देती है ऐसे बच्चों के लिए जो किसी भी आधार पे, किसी भी नहीं, बेसिकली हम कहेंगे सामाजिक और आर्थिक आधार पे, यानी समाज में भी पिछड़े हैं और इनकम में भी पिछड़े हैं, आर्थिक स्थिति भी उनकी कमजोर है। तो ऐसे बच्चों के लिए किस तरह का करिकुलम यानी पाठ्यचर्या और किस तरह की टीचिंग मेथड्स यानी पेडागोजी होने चाहिए। सेंटर्ड अराउंड एग्जाम्स, परीक्षाओं पे केंद्रित होंगे तो जीवन से कब सीखेंगे। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं, यूनिफॉर्म सबके लिए एक जैसा नहीं, ये तो डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। तो एंगेजिंग एंड कॉन्टेक्चुअल, यानी वो बच्चे जो समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके भी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ पाए, इस तरह की एक्टिविटीज, इस तरह के एग्जाम्पल्स, इस तरह के करिकुलम में चीजें होनी चाहिए कि उनके संदर्भ से, उनके जीवन से भी आप चीजों को जोड़ पाओ जो बच्चे सोशली और इकोनॉमिकली वीक हैं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कॉन्टेक्स्ट से बेहतर चीज नहीं है दुनिया में, याद रखिएगा। किसी भी बात को अगर आप बिना कॉन्टेक्स्ट के समझ रहे हैं, बिना नुआंस के समझ रहे हैं, तो आप सही नहीं समझ पाएंगे, फिर आप किसी में भी गलती निकाल सकते हैं क्योंकि आपने संदर्भ नहीं समझा किसी बात का, है ना। देखिएगा आयुषी श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं, मैम पेपर 1 और 2 के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन विद ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चंस के लिए कौन सी बुक लूं। कोई बुक मत लो, चुपचाप से आयुषी इसी को करो, इसमें सारे पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही हो जाएंगे। इसके अलावा किरण ले सकते हो अगर फिर भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी टेंशन है, नहीं तो आप सीधा सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो ना ये चीजें। क्यों, सेक्स इज डैश वाइल जेंडर इज डैश, सेक्स इज डैश वाइल जेंडर इज डैश, बताइएगा। आज हम बैच में भी पढ़ रहे थे ये, यहाँ पे हिंदी में जेंडर और लिंग दोनों लिखा हुआ है, हिंदी में इसको लिंग भी लिख सकते हैं, पहले पेपर में ऐसा हुआ है, तो इंग्लिश वाली साइड आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी को फाइनल माना जाएगा। अगर सेक्स की बात करते हैं तो ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, ये जैविक है, फिजियोलॉजिकल है, यानी हमारी शारीरिक बनावट अलग है, महिलाओं और पुरुषों की, बच्चों को जन्म महिलाएं देती हैं, ये क्या एक बायोलॉजिकल एंटिटी एस्पेक्ट है। तो सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन जेंडर ये समाज ने बना दिया कि महिलाएं ये काम करेंगी और पुरुष ये करेंगे, महिलाएं ये पहनेंगी, पुरुष ये पहनेंगे, तो ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया। क्या है ये, सामाजिक हो गया। तो सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल होगा और जेंडर सोशियोलॉजिकल होगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सोशली कंस्ट्रक्टेड सेक्स नहीं हो सकता और बायोलॉजिकल जेंडर नहीं हो सकता। कल्चरल और सोशल तो एक ही बात है, समाज की ही बात हो रही है दोनों में मिलाकर, ठीक। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसमें किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा सेक्स क्या है, बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हमारी शारीरिक बनावट से, संरचना से जुड़ा हुआ है। वहीं जेंडर समाज ने बनाया है कि ये काम महिलाएं करती हुई अच्छी लगेंगी, ये पुरुष, ये कपड़े महिलाएं पहनती हुई अच्छी लगेंगी, ये पुरुष, तो ये समाज ने बनाया है, ठीक है ना, जेंडर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स, यानी कौन से वो यंत्र हैं दैट शुड बी यूज्ड बाय द टीचर्स टू असेस चिल्ड्रन, यानी बच्चों के आकलन के लिए टीचर्स के द्वारा जिन यंत्रों का प्रयोग होना चाहिए वो कौन से यंत्र हैं, यानी बेहतर यंत्र, यानी टूल्स जो बेटर हो, बच्चे के बेटरमेंट में काम आए। बताइएगा फटाफट से।
आपकी शादी की सबको इतनी टेंशन है जितनी अपने पेपर की नहीं है। आई मीन कुछ और लिख रहे थे बट मेरे मन में आ गई ये बात कि हाँ सच है ये, अपने पेपर की टेंशन तो लेते नहीं हो, नेहा कह रही है। और एग्जाम है उसकी नहीं है उन लोगों को टेंशन। बिल्कुल सही कहा नेहा आपने, आपसे बढ़िया इंसान नहीं है कोई। नेहा इतनी अच्छी बात आपने कही है। मेरी शादी की सच में इनको बहुत टेंशन है, मतलब मम्मी को नहीं है, इनको बहुत है। क्या कर सकते हैं, प्यार करते हैं यार लोग, और शादी से बड़ा कोई उद्देश्य जीवन में हो भी नहीं सकता। चलो आ जाओ इधर आ जाओ, मजाक कर रहे हो, इस चीज को पता चले कोई निकाल के डाल दे, मैं सच में सीरियस ले जाए कोई है। ये व्यंग था, है ना, सार्केज्म, सार्केस्टिकली बोल रही हूँ ये बात। खैर कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। अगर हम बात करें वर्क इन ग्रुप्स, यानी बच्चे के को सही आकलन का तरीका, एक तो बच्चा जब ग्रुप्स में काम कर रहा हो तब आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लासरूम में कैसे पार्टिसिपेट करता है, भागीदारी कैसी रहती है, उसमें भी आप जांच सकते हैं। पोर्टफोलियोज, उसके क्या अचीवमेंट्स हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। प्रेजेंटेशंस, प्रस्तुतिकरण कैसा है बच्चे का, यानी चारों ही बातें सही हैं, किसी भी एक को गलत हम नहीं मान सकते। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 15। तो आज हम 50% काम निपटा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा और संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन सी एक बात सही है। संज्ञानात्मक विकास क्या है, हमारी सोचने, समझने, सीखने, जानने, कल्पना करने, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब की एबिलिटीज, जो भी मेंटल स्किल्स हैं, जो भी मानसिक क्षमताएं हैं, वो संज्ञानात्मक क्षमताएं हम उनको कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसकी थियरी पियाजे और वाइगोस्की ने भी दी है। तो लैंग्वेज का कॉग्निशन से क्या संबंध है, सिंपल बात पूछी है, बताइएगा फटाफट से, है ना। हाँ देखो नवल किशोर को कितने मजे लेने हैं। देखिए यहाँ पे अगर लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव की बात करें, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें, तो कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है, लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बात तो सही है भाई। लैंग्वेज एक टूल है, पियाजे वाइगोस्की तो कह ही रहे हैं ना, लैंग्वेज क्या है, एक टूल है जिसके माध्यम से आप दुनिया भर के स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं होती, मैं और आप कैसे डिस्कशन कर रहे होते हैं, है ना। तो हमारा संज्ञान, हमारी समझ बेहतर होती है जब हम अच्छी चर्चा या परिचर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, लैंग्वेज का यूज करके किताबें पढ़ते हैं, कोई अच्छा पॉडकास्ट देखते हैं, है ना। तो ये लैंग्वेज क्या है, हमारे संज्ञान, हमारी समझ को बेहतर करने का एक टूल है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए, सही बात है। फिर भी बी ऑप्शन देख लेते हैं, लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। पियाजे के अनुसार ऐसा हो सकता है बट वैसे नहीं है। लैंग्वेज हिंडर द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा थोड़ी है कि भाषा से हिंड्रेंस आ रही है, आपका संज्ञान नहीं बढ़ पा रहा, समझ नहीं बढ़ पा रही भाषा के कारण, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, ठीक। तो हम कहेंगे भाषा की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी लैंग्वेज से हमारी समझ, हमारी जो भी बौद्धिक क्षमताएं हैं वो बेहतर हो सकती हैं। और जिनको 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं, ये रिसर्च है जो कहती है कि उनका संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो सकता है, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेहतर हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक भाषाओं में उनका लिटरेचर, उनकी चीजें पढ़ सकते हैं, उनके लोगों से बात कर सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस इसके हो सकते हैं। आपके चैनल से पढ़ती हूँ सारे वीडियोस, डेली आपको ही फॉलो करती हूँ। बहुत बढ़िया आयुषी, इतनी सुपर चैट मत किया करो, किस दिन मुझे आपसे पर्सनली मिलकर आपको ये सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। मेरे दिल पे जोर पड़ता है कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं और आप पैसा बाहे जा रहे हैं, है ना। सुपर चैट में जरूरी हो कोई बात तो पूछ लिया करो यार, मान लिया हमने, ठीक है। मधु कुमारी कह रही है, मैंने स्पेशल पेडागोजी कोर्स 5 में एनरोल किया है, ड्यूरिंग लाइव क्लासेस मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ, क्लासेस से रिलेटेड डाउट्स भी नहीं, हेल्प करो। मधु ऐसा हो सकता है, कई सारे लोग होते हैं एट टाइम्स, तो पेशेंस रखो, एक नहीं तो दूसरी क्लास में आपका नंबर आ जाएगा, आपका डाउट भी ले लिया जाएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। कमेंट तो आप करते होगे, नहीं कर पाते हो तो टीम को कॉल करो। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार, जो कि 2016 में आया था, निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है, किस चीज को एनकरेज किया गया है आपके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। पहला ऑप्शन है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज, यानी वो बच्चे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा। तो वो तो आरटीई भी कह रहा है भैया हर किसी को एजुकेशन का अधिकार है, तो ये थोड़े ना सिर्फ इसमें बात हुई है। और अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन इन असेसिंग एंटाइटलमेंट बेस्ड डिसेबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन की भी बात नहीं हुई, डिनायल की भी बात नहीं हुई कि राइट ऑफ एजुकेशन इनको डिनाय कर दो जिन बच्चों को डिसेबिलिटी है। इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, यानी जो बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है उनको किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कॉलेज में वो जाएं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह वो जाएं, वहां पे उनको
उनके साथ असमानता ना हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, इक्वालिटी बढ़ती जाए, ये चीज राइट मांगा गया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का। इसीलिए इसको राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कहते हैं, जिसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं। इससे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट हुआ करता था 1995 वाला, जिसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक,